गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट 5। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है। और स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख भीतरी अभिलेख है। कौन अभिलेख है? भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक। और रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। कौन अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त और ये ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह 629 में भारत में आया था और यह भारत में सर्वप्रथम कपिसा राज्य में आया था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान आया था। ये भी चीनी यात्री था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह भी एक चीनी यात्री था फाहियान। और महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी नामक एक विद्वान आया था। कौन विद्वान आया था? अलबरूनी नामक एक विद्वान महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री कौन आया था? इब्न बतूता आया था 1333 में। यह मोरक्को का विद्वान था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये जय संहिता यह महाभारत का परिवर्तित अनुवाद है। अनुवाद का इस रूप जय संहिता है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। साधु और ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें साधु विजयी हुआ था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और 1764 की बात कर लेते हैं तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यहाँ पूछ रहा है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। और यह साधु और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साधु विजयी हुआ था। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। कहाँ के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं? उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। ठीक। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बॉलर जो होते हैं प्रत्येक ओवर में एक बाउंस डाल ही देते हैं। तो इसमें क्या है? डाउन्स। तो हम बाउंस को डाउन्स से कोरिलेट करके याद करेंगे, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के घास को मैदान को वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। निम्न में से कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है?
तो बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। विश्व प्रसिद्ध किम्बरले खान किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है? तो यह किम्बरले खान यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में स्थित है, और जो हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति निवास करती है। और रेड इंडियन कहाँ निवास करती है? यह उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। रेड इंडियन यह भी एक जनजाति है जो उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। ठीक है। और ये सीमांग जनजाति यह मलेशिया में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? मलेशिया में निवास करती है सीमांग जनजाति। और बुशमैन जनजाति ये अफ्रीका के बोत्सवाना, अफ्रीका के किस देश में? बोत्सवाना देश में निवास करती है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति निवास करती है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। कब की थी? 1900 में उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। किसकी? साउथ पोल की खोज किसने की थी? एमंडसन ने की थी। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? यहाँ मिंटो होगा। लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1909 में मार्ले मिंटो एक सुधार आया था जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की प्रावधान किया गया था। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मेयो के विषय में बात कर लेते हैं। तो 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं तो 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। कौन सी गणना? नियमित जनगणना। इसमें तो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन इसमें आंशिक जनगणना हुई थी। लेकिन जो रिपन के कार्यकाल में 1881 में जो जनगणना हुई थी वह नियमित जनगणना हुई थी। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। और वारेन हेस्टिंग के विषय में बात कर लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक। और यहाँ एमपी के विषय में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है? वन है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और सबसे कम वन कहाँ है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है और सबसे कम हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक। और यहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। कहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है? हरियाणा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये महाराष्ट्र है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और यदि क्वेश्चन यह पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक। और यदि हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या यूपी में निवास करती है? तो 16.51% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। और यदि हमारा क्वेश्चन यह पूछता है कि भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है? तो
भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, अर्थात हमारा यहाँ विकल्प ए सही होगा। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यह चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वहीं यदि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा कौन था, तो कौन था, विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने ही 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। तो वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा दिया गया। और यदि इस शहरों में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा दिया गया। और यदि हमारा क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। पहले 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मत देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। और यदि हम 86वां संविधान संशोधन 2002 के विषय में बात कर लेते हैं, तो इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का है। यह हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था, अर्थात हमारा आंसर विकल्प बी होगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है, जो कि भाग कितने में है, भाग 3 में उपस्थित है। ठीक। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य 11 में क्या है, नागरिकता है, जो कि भाग 2 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में स्थित है। और अनुच्छेद 36 से 11 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, जो कि भाग किस में है, भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में स्थित है। और अनुच्छेद 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक। और जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो उसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और अभी हमने पीछे डिस्कशन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि है कि प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में स्थित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक। इसमें हमारा विकल्प ऐसा ही होगा। वहीं सुकुमार सेन की बात कर लेते हैं, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। और ये मीरा कुमार की बात करते हैं, तो ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और गुलजारी लाल नंदा की बात कर लेते हैं, तो ये प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 1992 में दिया गया था। सेबी की स्थापना 1988 में तो हो गई थी, लेकिन सेबी को वह जो वैधानिक मान्यता मिली थी वो 1992 में मिली थी। और हम विकल्प के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था 1935 में? आरबीआई का स्थापना हुई थी। 1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक। और 1982 में क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कि कृषि सेक्टर में जो है ऋण देता है। NABARD नाबार्ड जो है की स्थापना 1982 में हुआ था। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और 1988 में ही एक और संस्था का गठन हुआ था, जिसे हम जानते हैं NHAI। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में एक और संस्था का गठन हुआ था, जिसका नाम था क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेबी पूछ रहा है, तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक। और वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही आमने सामने स्थित है। ठीक। और जिनेवा में किसका मुख्यालय है? जिनेवा में WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। ठीक। और हम बात कर लेते हैं वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, अर्थात हमारा विकल्प बी सही होगा। अश्वघोष की पुस्तक का क्या नाम है? तो अश्वघोष की पुस्तक का नाम बुद्धचरित है। वहीं यदि हम बात करते हैं कादम्बरी किसकी पुस्तक है? तो वाण भट्ट। किसकी रचना है? वाण भट्ट की पुस्तक का नाम कादम्बरी है। ठीक। और यदि पंचतंत्र की बात कर लेते हैं तो विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। और दंडी की पुस्तक का नाम 10 कुमार चरितम है। ठीक है। और ये हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अश्वघोष की पुस्तक का क्या नाम है? तो अश्वघोष की पुस्तक का नाम बुद्धचरित है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विटामिन जो शब्द है वो फंक नाम के विद्वान थे, उन्होंने विटामिन शब्द दिया था। लेकिन जो विटामिन की खोज NI लूनिन एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? NI लूनिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन अब हम देख लेते हैं विटामिन ABCD का क्या नाम है, उसका रासायनिक नाम। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन B1 कौन सा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन K, जो कि हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन। और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सॉरी, यहाँ विटामिन D का साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन E का साइंटिफिक रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ठीक। रेटिनॉल विटामिन A का नाम है। थायमीन विटामिन B1 का नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है। फिलोक्विनोन विटामिन K का नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम है।
ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। हमारा ये वाला विकल्प ई वाला हमारा सही होगा आंसर इसमें। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।